गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हमारे प्यारे बच्चे? सो आई होप आप सभी लोग काफी सही होंगे, मस्त होंगे। और गाइस, आज वाली क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 2 कवर अप करने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में सबसे पहले हम लोगों ने अब तक यही समझा कि परिवर्तन क्या होते हैं। हमारे आसपास होने वाले जितने भी बदलाव होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बदलाव होते हैं, और उसमें से फिर हमने कुछ देखे थे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो वही बदलाव के बारे में हमें अब से चालू करना है पढ़ना, ठीक है? तो भाई, आज मैं उम्मीद करती हूँ कि हर कोई बच्चा काफी अच्छी तरीके से जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ेगा। रिवीजन करना जरूरी है, रेगुलर क्लास में आना भी जरूरी होता है, प्लस अपने खुद के नोट्स बनाना जरूरी है। आपको नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे बच्चों, लेकिन हमेशा याद रखिए, जब आप अपने हाथों से लिखने का प्रयास करते हैं कॉपी में, तब आप हमेशा बहुत बेहतरीन करते हैं। चलिए तो भाई शुरू करते हैं। आज वाली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखना है, सबसे पहले हम उसके ऊपर वार्तालाप करते हैं। आज हमारी क्लास में सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक समीकरण होते क्या है। तो रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखे जाते हैं। आज वाली क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि हमारे पास में जो भी रासायनिक समीकरण होते हैं, आप सभी लोग जानते हो कि रासायनिक समीकरण हम रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए लिखते हैं। तो इन्हें लिखने का तरीका क्या होता है, इससे हमें कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो रासायनिक समीकरणों से प्राप्त होने वाली सूचनाएं हमें देखनी है, ठीक है? तो ये दोनों ही चीजें हमारी आज वाली क्लास में कवर अप करना है कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, उसका मेथड क्या होता है, किस तरीके से आप अलग अलग प्रकार के रासायनिक समीकरणों को दर्शाते हो। देन हम लोग जानने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या पता चलता है और कितने कितने तरीके से हम लोग रासायनिक समीकरणों को देख सकते हैं। तो चलिए अब आज की क्लास को हम यहीं से शुरू करने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि हम सब ने सबसे पहले पिछली क्लास में जाना था परिवर्तन क्या होते हैं, यानी कि बदलाव क्या होते हैं। तो हमारे आसपास होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों के बारे में हमने जाना था। सबसे पहला परिवर्तन हमने देखा था, वो था हमारे पास में भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में बच्चा अपन ने क्या जाना था कि जो भी भौतिक परिवर्तन होते हैं, इनमें पदार्थ अपने गुणों को नहीं खोता है ना। हमने यही सीखा था कि जो भी भौतिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बर्फ से पानी का बदलना, पानी से उसका भाप में बदल जाना, इस प्रक्रिया में कहीं भी पानी अपने गुण को, स्वरूप को खोता है क्या? नहीं, पानी पानी ही रहता है। अगर मैं कागज को तोड़ देती हूँ, अगर मैं कागज को मरोड़ देती हूँ या कागज को फाड़ देती हूँ, तो भाई कागज को फाड़ने के बावजूद कागज कागज ही रहता है। कागज में क्या कोई परिवर्तन होता है क्या? बिल्कुल नहीं, कागज एज इट इज होता है, नो चेंजेस इन कागज। तो भाई यहाँ पे हमें वही जानना है कि भौतिक परिवर्तन पहले होते क्या है। तो फिर हम लोगों ने ये देखा था कि भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ अपने पुराने गुणों को नहीं भूलता है, पदार्थ के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। और यह क्या करता है? सिर्फ अपनी आकार आकृति में परिवर्तन करता है। आकार आकृति या अवस्था ही परिवर्तित होती है, या अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, है ना। तो इन्हीं में क्या होता है बेटा, इसी के अंदर क्या होता है, इनमें ही परिवर्तन होता है। तो भाई हमने पहली बात सीखी, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आकार बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए लकड़ी है, तो लकड़ी को काट करके मैंने उसका बक्सा बना लिया, उसकी अलमारी बना ली, लकड़ी को काट के उसका टेबल बना लिया। तो भाई लकड़ी का टेबल बनाना, कुर्सी बनाना, ये सब क्या है? बदलाव है। लकड़ी को बदल दिया हमने कुर्सी में, टेबल में। तो भाई इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी ने अपने पुराने गुण
बरकरार रखे हैं? क्या उसने अपने पुराने गुण खोए हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं खोए। लकड़ी पहले भी लकड़ी जैसी थी और टेबल कुर्सी बनने के बावजूद वो लकड़ी क्या ही है ना। सो लकड़ी यहाँ पे अपने गुणों को बरकरार रखी है, लकड़ी के गुण नहीं बदले हैं। इसका मतलब ये कैसे होते परिवर्तन? इन परिवर्तनों को हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने देखा था हमारे पास में जो दूसरे प्रकार के परिवर्तन थे, कौन से थे? इनको हम कहते हैं वे परिवर्तन। कौन से परिवर्तन? जिनमें पदार्थ कुछ नया ही हो जाता है ना। तो दूसरा परिवर्तन था हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो इस परिवर्तन की खास बात क्या थी कि भाई यहाँ पे जो भी चेंज हो जाएगा वो कुछ नया ही रहेगा। जैसे लकड़ी को तुमने आग लगा दी, तुमने लकड़ी जला दी, तो लकड़ी को जलाने पर उसके कोयले बन जाते हैं और लकड़ी के कोयले जो है वो राख के रूप में भी मिल जाते हैं, कुछ धुआं उड़ जाता है। तो भाई ये क्या है? बिल्कुल नया परिवर्तन है। भाई लकड़ी कहाँ और लकड़ी का कोयला और राख कहाँ, है ना। सेम टू सेम आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप चाय बनाते हो, घर में चाय बनाते हो, तो आप नोटिस करना, आप पानी मिलाते हो, उसमें शक्कर डालते हो, उसमें चाय पत्ती डालते हो और दूध मिला करके उसे गर्म करते हो। तो भाई कहाँ पे दूध और कहाँ पे चाय? दोनों अलग अलग है ना। अरे भाई दूध चाय से बहुत अलग है। सेम टू सेम दूध से दही का बनना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि दूध कहाँ दही कहाँ। तो दूध से दही के रूप में रूपांतरण क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि हमेशा हमें क्या होता है, कोई न कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है और ये नया पदार्थ अपने पूरे गुणों को बदल देता है। तो नया पदार्थ पुराने गुणों का त्याग कर देता है, पुराने गुणों से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है। तो भाई यहां से हम लोगों ने क्या सीखा भाई कि हमारे पास में जो भी हमारे परिवर्तन होते हैं उसमें दो प्रकार के परिवर्तन है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। फिर हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसमें जो पदार्थ हमारे जो बेटा पुराने गुण को खो देता है ना, पदार्थ को नए गुण प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि दूध से दही का बनना उदाहरण के लिए, तो दही खट्टा होता है स्वाद में, है ना, उसमें ज्यादा क्रीम होती है, गाढ़ा होता है। लेकिन दूध कैसा होता है? दूध पतला पतला होता है, पानी जैसा होता है, स्वाद में मीठा फीका होता है। तो भाई दोनों ही अलग अलग प्रकार के गुण दर्शाते हैं। तो यहां से आप लोगों ने देखा दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है। और हमने फिर समझा था कि रासायनिक परिवर्तन को कैसे पहचानोगे। तो भाई सबसे पहली चीज, कोई भी गैस निकलती है, गैस का बनना, ठीक है। दूसरा नया पदार्थ प्राप्त होना, फिर तीसरा नंबर पे किसको डालोगे आप कि कोई प्रकार की ऊर्जा निकलती है। अगर आप लकड़ी को जलाते हो बेटा, तो लकड़ी को जलाना मतलब कि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का दहन करते हैं, क्योंकि लकड़ी में मोस्टली कार्बन होता है ना। जब भी कोई चीज जलती है बेटा तो वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है। तो जलना, पकना, है ना, और ये जो अभिक्रिया देख रहे हो दूध से दही में बदल जाना, ये सभी की सभी अभिक्रिया होती है क्योंकि यहाँ पे होने वाले जो भी बदलाव है वो किसी न किसी प्रकार के केमिकल के कारण होते हैं। यानी केमिकल बोले तो रसायन के कारण। और रसायन बेटा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रसायन हो या फिर किसी प्रकार का कृत्रिम रसायन हो, है ना। तो यहां से हमने ये चीज सीखी कि अगर किसी प्रकार की ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा मुक्त होना, ऊर्जा मुक्त होना मतलब कि प्रकाश का निकलना, ध्वनि का निकलना, या फिर गर्माहट निकलना, या फिर ऊष्मा निकलना। तो भाई ऊर्जा मुक्त होती है किसके रूप में? या तो प्रकाश के रूप में होगी, या फिर ध्वनि के रूप में होती है, या फिर ऊष्मा के रूप में, तब भी रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके? रासायनिक परिवर्तन के। और साथ ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो अभिकारक
अलग हो जाते हैं और उत्पाद अलग। हम लोग इसको और डिटेल में जानेंगे ये सब क्या है, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानी थी कि रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हम क्या करते बेटा, जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इन रासायनिक परिवर्तनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि जो भी होने वाले परिवर्तन, जो पदार्थ के गुण, उसके रंग में, उसके क्वालिटीज के अंदर परिवर्तन कर देते हैं, कुछ नया पदार्थ बना लेते हैं, वो सभी प्रकार के परिवर्तन एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से होते हैं। तो बेटा जो भी परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और इस अभिक्रिया को हमने सीखा था रासायनिक समीकरणों से दर्शाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समीकरण, उसको पूरा डिटेल में जानेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों को बता देती हूँ, एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क नहीं बोल सकते, आप सभी को पता करना है यहाँ पर कि हमारे पास में इनमें से कौन से भौतिक परिवर्तन है, कौन से रासायनिक परिवर्तन है। आपके पास में टाइम है थोड़ा सा, चलिए एक एक करके जवाब दीजिए। मैं देखती हूँ कितने बच्चे लोग इसका जवाब दे पाते हैं। सबसे पहला हमारे पास में टॉपिक जो है उसमें क्या है बेटा, कि अगर कोई पेट्रोल वाष्पीकृत हो जा रहा है तो ये भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है, जरा बताइए मुझे, बताइए बताइए भाई। पेट्रोल का वाष्पीकरण होना का मतलब क्या होगा, पेट्रोल उड़ना। तो क्या उड़े हुए पेट्रोल को वापस प्राप्त करा जा सकता है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को अगर आप जलाओगे तो क्या होगा? अगर आप लोहे की छड़ी को बिल्कुल लाल रक्त गर्म करते हो तब कौन सा परिवर्तन होगा? दूध से जो दही है अगर वो बन जाए तब कौन सा परिवर्तन होगा? और ठोस अमोनिया क्लोराइड जो है बेटा, अगर उसका आप ऊर्ध्वपातन करते हो तब कौन सा परिवर्तन होगा? चलो आप लोग सोच के बताइए। चलिए टाइम आपके पास में एक एक करके बेटा सभी लोग ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, फिर हम लोग इसको कवर अप करते हैं। ओके भाई, सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल के बारे में। तो यार पेट्रोल अगर वाष्पीकृत हो जा रहा है, इसका मतलब जो है पेट्रोल अपनी अवस्था से भाप में बदल गया या फिर गैस के रूप में बदला है। तो यहाँ पे वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है कि पेट्रोल ही है लेकिन वो क्या हो गया है, किस रूप में बदल गया है, वो गैस रूप में बदला है। तो यार अगर पेट्रोल गैस रूप में बदल जाता है तो क्या वो अपनी पुरानी अवस्था को खो चुका है? क्या पेट्रोल अगर उड़ने लग जाएगा तो उड़ा हुआ क्या पेट्रोल बदल जाता है क्या किसी और चीज में? नहीं होता ऐसा। पेट्रोल अगर वाष्पीकृत होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो किस रूप में आएगा बेटा, गैस रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बदली है, अवस्था बदली है। पेट्रोल द्रव में होता है तो ये क्या है हमारे पास में, यह होता है बेटा द्रव रूप में। और चूंकि ये द्रव रूप में है और किस रूप में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। तो द्रव से गैस में परिवर्तन हम लोग किस प्रकार का परिवर्तन मानते हैं? मैंने कहा था आप लोगों को भाई भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बेटा, भौतिक परिवर्तन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां पर अवस्था बदलती है, जैसे कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से द्रव या ठोस। तो बेटा जब भी कोई ऐसे चेंजेस जहां पे क्या हो रहा है, अवस्था बदल जा रही है, द्रव रूप से गैस में बदलना, गैस से वापस से द्रव में, या फिर उसका वापस से ठोस, जैसे कि पानी जो है पहले बर्फ में है, बर्फ को आपने गर्म किया, पिघलाया तो काय में बदल गया, पानी में, और पानी को गर्म करने पर क्या होगा, वो भाप में बदल जाता है, यानी कि गैस में बदल जाता है। तो जब भी ऐसे कोई चेंजेस होते हैं जहां पर क्या बदल रही है, अवस्था बदल रही है, उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग भौतिक। तो कैसा परिवर्तन है ये? भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का दहन करना। तो दहन करने का मतलब बेसिकली ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना होता है, ठीक है। दहन का मतलब होता है बेटा जलाना किसी भी चीज को। तो अगर आप जला रहे हो तो भाई जलने के बाद में क्या होता है, अगर तुम्हारे पास में तुम एलपीजी को जलाते हो तो भाई क्या होगा, जलाने के बाद में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। तो जलने के बाद में जो भी नया पदार्थ मिलता है वो क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा, है ना। तो भाई यहाँ पे ये कैसा परिवर्तन है बेटा, रासायनिक परिवर्तन है।
मैं हमेशा आपको बोल रही हूँ, जब भी कोई चीज को जलाया जाता है तो जलाने के बाद वो हमेशा क्या करता है, अपना नया प्रकार का पदार्थ प्राप्त कर लेता है। यानी कि कोई भी चीज जब आग के अंदर जाती है तो जनरली बेटा आग के साथ में क्रिया करना या ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने पर उसका हम दहन बोलते हैं ना। तो दहन होने पर क्या होगा, वह एक प्रकार से अलग ही प्रकार का क्या करती है, नया पदार्थ बनाती है, जो कि रासायनिक परिवर्तन में आता है। अब आयरन की छड़ को लाल गरम करना, आपने देखा होगा लोहे को जब बहुत ज्यादा लाल लाल गरम कर लिया जाता है तो वो लोहा जो होता है वो बहुत ज्यादा खींचतान कर सकते हो। पर मुझे बताओ कि क्या लोहा गरम करने के बाद कुछ चेंज होता है क्या लोहे के अंदर? थोड़ा सा गैस करना, मुझे बताना कि लोहे की छड़ को अगर आप गरम करते हो तो क्या होता है? लोहा ही रहता है ना, बदल तो नहीं जाता। क्या उसके गुण बदलते हैं क्या? कहीं लोहे से सोना तो नहीं बन जाता? नहीं होता ऐसा। लोहे को गर्म करने पर लोहा ही होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। एंड दूध से दही का बनना, तो अगर आप लोगों के घर में दूध रखा है, वो फट जाता है या फिर दही के रूप में बन जाता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि दही जो है वो टोटली नया पदार्थ है? बताइए मुझे, क्या ये पॉसिबल है कि जो दही है वह दूध के रूप में वापस से बदला जा सकता है, या फिर दही का जो गुण होता है वो टोटली डिफरेंट होता है दूध से? तो भाई क्या हुआ, दही क्या है? नया पदार्थ है। तो अगर ये नया पदार्थ है, इसका मतलब क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। अब ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है अगर आपके पास में कोई भी प्रकार का मटेरियल है, ऐसा कोई पदार्थ है जो कि कैसा होता है बेटा, ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था से जब भी कोई भी सीधा गैस अवस्था में पदार्थ बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर का जलना है ना, कपूर जो होता है, मतलब कपूर आपने देखा होगा रखे रखे उड़ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाना। तो भाई जब भी मैंने कहा बेटा कि अवस्था बदली है ना, अगर मैं बोल रही हूं अमोनियम क्लोराइड का क्या हो जा रहा है? ऊर्ध्वपातन, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड मतलब कि NH4Cl। तो यार ये जो है सीधे सीधे अपनी अवस्था बदला, मतलब ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। क्लियर? ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रासायनिक समीकरणों की। चलिए, तो भाई रासायनिक समीकरणों के बारे में क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को? जल्दी से याद करो। मैंने आपको एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दिया था कि मान लो आप लोगों ने क्या किया कि हाइड्रोजन क्लोराइड पे जिंक के टुकड़े डाले, या हम लोगों ने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर जिंक के कुछ टुकड़ों का बुरादा डाला, तो आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से उसमें से बुलबुलों के रूप में गैस निकलने लगी थी, और वो गैस कोई और नहीं हाइड्रोजन थी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बात तो बताई थी कि रासायनिक समीकरणों को लिखने के पीछे का कारण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कि हम कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को बहुत लंबे लंबे पेजों में लिख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? उसको समीकरणों के माध्यम से लिखते हैं। समीकरण वो बहुत बड़ी सी लंबी चौड़ी सी जो भी अभिक्रिया है उसको बहुत ही छोटे से रूप में दिखा देता है, इसीलिए हमें रासायनिक समीकरणों की आवश्यकता होती है। चलो, तो भाई रासायनिक समीकरण क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों यानी कि क्रियाकारक और उत्पादों के रूप में प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकती हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने एक बहुत ही प्यारा उदाहरण लिया बेटा, कोयले का दहन करना। कोयले का
दहन। तो अगर आप कोयले का दहन करते हो तो कोयले का दहन करने पर कोयले के अंदर बेटा जो मेन कंपोनेंट होता है, जो मेन पदार्थ होता है, उसका नाम होता है कार्बन। तो कोयले में कौन है? कार्बन। तो कार्बन का दहन होता है बेसिकली। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन का दहन करना मतलब यह हो जाता है कि वह ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ क्रिया कर रहा है, के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है। तो अगर कोयले का दहन हो रहा है मतलब कि कार्बन का दहन हो रहा है, वो भी किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। तो यार इतना बड़ा लिखने के जगह क्या कर सकते हैं हम? इसको इसके प्रतीक चिन्ह, इनको क्या बोलते हैं बेटा? प्रतीक। ये क्या है? प्रतीक। तो C फॉर कार्बन, O2 फॉर, मैंने जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीजन। तो O से ऑक्सीजन को लिखा जाता है, C से कार्बन को लिखते हैं। तो C प्लस क्या होगा हमारे पास में? O2, क्योंकि गैसें हमेशा पेयर में रहती है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर के O2 बनाते हैं और इस प्रकार से हम लोग इसी प्रकार से किसी भी गैस को दर्शाते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा जब भी कोयले का दहन होता है तो कोयले का दहन होने पर धुआं निकलता है और वो धुआं जो है कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग होता है। सो बेसिकली अगर आप कार्बन का दहन कर रहे हो तो हम उस पूरी अभिक्रिया को शॉर्ट में इस समीकरण के माध्यम से दर्शाते हैं। इन्हें कहा जाता है रासायनिक समीकरण। तो भाई रासायनिक समीकरण से हम लोगों ने क्या सीखा कि रासायनिक समीकरणों को हम प्रतीकों के माध्यम से क्या करते हैं? दर्शाते हैं, जिसमें इस तरफ लिखे गए जो पदार्थ होते हैं इसे कहा जाता है बाया तरफ, बाया हाथ। यानी कि अगर मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ खड़ी होती हूं बेटा तो ये मेरा उल्टा हाथ है और ये मेरा सीधा हाथ है। तो उल्टे हाथ की तरफ लिखे हुए जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं इन्हें कहा जाता है अभिकारक। और अभिक्रिया होने के पश्चात जो हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, ये क्या है? ये बिल्कुल ही एक नया प्रकार का पदार्थ होता है। और ये नया पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेसिकली CO2 इज नथिंग बट व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे कहा जाता है उत्पाद। यानी कि मेरे सीधे हाथ में, मतलब अगर मैं ऐसे खड़ी होती हूं तो मेरे सीधे हाथ पर जो भी लिखा गया है वो क्या रहेगा? समीकरण का उत्पाद कहलाता है। क्यों? क्योंकि इनको मिलाकर के क्या बनता है बेटा? उत्पाद बनता है। तो ये कौन है? कार्बन, ये कौन है? ऑक्सीजन। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को लिखा जाता है। तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। और हमारे पास में प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा हमारे पास में भाई? चलिए, तो प्रतीक कौन कौन है? प्रतीक है हमारे पास ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। ओके। और यहां पर जो हमें उत्पाद मिला है वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। तो इस प्रकार से हमारे पास में रासायनिक समीकरणों को लिखा जाता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाती हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, मेरे पास में यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहे हैं। तो यार ये जो दोनों डायग्राम है इसमें कुछ आग है और उसपे हम किसी चीज को जला रहे हैं, है ना? जैसे तुम लोग यहाँ देखोगे तो मैं लग रहा है कि यहाँ पे हम किसी चीज को जला रहे हैं। तो बेसिकली इसको बोलते हैं दहन। तो यहाँ पे किसका दहन हो रहा है बेटा? दहन हो रहा है मैग्नीशियम। तो हम क्या कर रहे हैं? हम मैग्नीशियम का दहन कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम का जब दहन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करती है। तो मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाया जाता है तो जलाने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का सफेद सफेद पदार्थ प्राप्त होता है। तुम लोग देख रहे होगे यहाँ पे तुम्हें कुछ राख जैसा दिखाई पड़ रहा है।
तो यहाँ पे जो सफेद पाउडर तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वो बेसिकली कुछ और नहीं है, ये बेटा मैग्नीशियम की राख कहलाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैग्नीशियम की राख। तो ये जो राख है, तो ये राख क्या बना है बेटा? बिल्कुल नया पदार्थ है। ये क्या है? बिल्कुल एकदम नया पदार्थ है। तो पहले तुम देखो मैग्नीशियम का दहन हो रहा है और दहन के बाद हमें क्या मिला बेटा? यहाँ पे उत्पाद के रूप में राख मिली है। तो तुम लोग यहाँ पर देखो, ये राख किसकी है? ये राख है मैग्नीशियम की। ठीक है, तो भाई ये राख किसकी है? मैग्नीशियम की। तो तुम्हारे दिमाग में दो चार चीजें तो क्लियर हो ही चुकी होगी कि हम जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो वहां पे अभिकारकों के रूप में अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ आते हैं और उत्पाद के रूप में प्राप्त पदार्थ आते हैं। अतः आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हो बेटा? अतः आप लोग कह सकते हो कि जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम का दहन कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम को दहन करना और कार्बन को जलाना या कोयले को जलाना, दोनों ही अभिक्रिया में हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बेटा कोयले का दहन। तो कोयले के दहन में हम लोगों ने क्या देखा? कोयले के दहन में हम लोगों ने देखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। और जो हम लोगों ने दूसरा उदाहरण देखा था वो था मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम के रिबन को जलाना, की रिबन जलाना। तो इस रिबन को जलाने के बाद बेटा क्या देखा भाई? अपन ने ये देखा कि इन दोनों ही कंडीशन में मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो मैं बेटा बात कर रही हूं इनकी, ये क्या कहलाते हैं? इसे कहा जाता है अभिकारक। तो अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक का मतलब वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो फिर उत्पाद क्या होगा? अगर अभिकारक वे पदार्थ है जो क्या कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अतः यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी हमारे पास में उत्पाद मिला, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद के रूप में कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाता है उत्पाद। अतः हम कहेंगे अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त पदार्थ। और हो सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बेटा 2 या 2 से अधिक उत्पाद भी मिल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि जब जब मैं यहाँ पे प्रयोग कर रही हूँ रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का, तो मैं यहाँ पर प्रतीक सूत्र लिख रही हूँ, बीच में धन का चिन्ह लगा रही हूँ, एक तीर बताता है रासायनिक अभिक्रिया की हो रही है, संपन्न हो रही है, और ये क्या मिल गया मुझे? उत्पाद। अतः आप लोग यहाँ पर सेम टू सेम देख सकते हो कि हमारे पास में जब भी क्या कर रहे बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कर रहे होते हैं तो एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं या बन जाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। तो यहां से आप लोगों को 2 चीजें क्लियर हो गई कि हमारे पास में जब भी रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया मतलब कि अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा बेटा एक या एक से अधिक भिन्न भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है, जैसे आप लोग देख रहे हो कि कार्बन को जलाने पे हमारे पास में क्या मिल जाता है बेटा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जा रही है। सेम टू सेम आपने नोटिस किया होगा कि मैं हर बार धन का चिन्ह बताती हूँ। यह जो धन का चिन्ह है यह बताता है अभिकारकों का आपस में क्रिया करना, अभिकारकों का आपस में जुड़ना या क्रिया करना। ये धन चिन्ह होता है वो बताता है कौन सा अभिकारक आपस में जुड़े हैं। सेम टू सेम यहाँ पर तुम्हारे पास में एक और एग्जांपल है बेटा, तो तुम लोग देख सकते हो, ये है H2SO4। इसे हम लोग कहते हैं हमारे पास में सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है,
तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन किससे हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ में हो रहा है? और बेटा आपके H2SO4 के साथ में। और मिलने वाले पदार्थ जो आप लोग देख सकते हो दो है, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। बहुत सारी अभिक्रियाओं में बहुत सारे अभिकारक के बाद में बेटा क्रिया करने के बाद बहुत सारे उत्पाद भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो उत्पाद मिले हैं, इसे हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट, और ये हमारे पास में पानी यानी कि H2। तो आप लोग देख सकते हो इन्हें कहा जाता है अभिकारक और यहां पे इन्हें कहा जाता है उत्पाद। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सभी लोग नोट कर लीजिए, रासायनिक समीकरणों में अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को उनकी अवस्था के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसमें इस अभिक्रिया के अंदर कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इस अभिक्रिया में ब्रैकेट में थोड़ा थोड़ा कुछ लिखा हुआ है। चलो मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में S लिखा हुआ है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में G लिखा हुआ है। सेम टू सेम यहाँ पर CO2 है और यहाँ पर भी ब्रैकेट में बेटा सॉरी हमारे पास में यहाँ पे G लिखा होता। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि ये ब्रैकेट में चीजें क्या लिखी हुई है? यहाँ पर कोष्टक के अंदर हमेशा पदार्थ की अवस्था दर्शाई जाती है। यानी कि नोट यह करना है, अभिकारक और उत्पाद को कोष्टक में लिखा जा सकता, उत्पाद की भौतिक अवस्था को कोष्टक में, कोष्टक मतलब कि ये, ठीक है, कोष्टक में लिखा जाता है। तो भाई सब लोग समझ पा रहे हो बेटा कि मेरे पास में जो भी अभिकारक है और जो भी उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्था को कोष्टक में लिखेंगे, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब तुम लोग इस समीकरण को ध्यान से देखो। मेरे पास में इस समीकरण में H2SO4 लिखा है, जो कि बेटा कैसा होता है? द्रव के रूप में होता है। तो जो भी द्रव होता है उसे हम लिक्विड यानी कि L से दर्शाया जाता है। तो बेटा क्या लिखोगे यहाँ पे? एक नोट पॉइंट और लिखना, ठोस को दर्शाया जाता है किस अवस्था से बेटा? ब्रैकेट में S। बेसिकली S4 क्या होता है? यहाँ पर S का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड यानी कि ठोस, ठीक है। फिर यहाँ पर बेटा गैस, गैस का मतलब क्या होता है? गैस मतलब कि G, अंग्रेजी में GAS। और फिर बेटा आप लोग यहाँ पर प्राप्त करते हो और वो है लिक्विड यानी कि द्रव। तो द्रव अवस्था को दर्शाया जाता है L से, अंग्रेजी में ये हमारे पास में क्या होता है बेटा? ये लिक्विड होता है, ठीक है। और फिर आप लोगों के पास में होता है बेटा विलयन। एक और चीज आप लोग याद रखिएगा बेटा, विलयन। तो विलयन को दर्शाते हैं A और Q। बेसिकली जब भी किसी चीज को हम लोग पानी में घोल देते हैं तो उसको हमको क्या मिल जाता है? विलयन मिल जाता है। तो घुली हुई चीज जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। तो यहाँ पे H2SO4 क्या होता है? लिक्विड होता है। कॉपर ऑक्साइड बेटा एक प्रकार का ठोस है और जब इनकी रिएक्शन करते हैं तो कॉपर सल्फेट मिलता है, जो कि किस प्रकार का होता है? जो कि कलर में बेटा नीले रंग का होता है और ये बेसिकली लिक्विड होता है यानी कि द्रव रूप में होता है। बेटा ये बेसिकली द्रव नहीं आप बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का विलयन होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या होता है बेटा? ये एक प्रकार का हमारे पास में विलयन होता है। इसे AQ से दर्शाते हैं और ये पानी है इसीलिए इसको L से दर्शाते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है बेटा? इस प्रकार के आप लोग देख सकते हो कि रासायनिक समीकरणों को लिखा जाता है। एक और मेरे पास में उदाहरण है जो कि आप लोग देख सकते हो और वो है बेटा Fe+AS, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या होता है? रासायनिक समीकरण लिखने का नियम है पहला, अभिक्रिया को अभिकारक के संकेतों के या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो बेटा जो हमारे पास में समीकरण हम लोग बात कर रहे हैं इनके संकेतों या अनुसूत्रों का मतलब होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए मैं अभिक्रिया करवा रही हूँ किसकी, चलो अपन रिएक्शन करवाते, थोड़ी टफ सी रिएक्शन करवाते हैं। मान लीजिए आपके लोहे पे जंग लगता है ना, तो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा अपन। सबसे पहला वो है लोहे पे जंग लगना।
ठीक है। तो लोहे पे जंग लगना मतलब कि जो हमारा आयरन होता है वो क्या करता है बेटा, आयरन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से और पानी के साथ में, ठीक है। तो जब भी आपके पास में लोहा वायु और नमी की उपस्थिति में होता है, H2O फॉर पानी, O2 फॉर ऑक्सीजन, F फॉर आयरन मतलब लोहा, तब हमारे पास में क्या होता है, तब लोहे पे जंग लगती है और जनरली Fe2O3 होता है। यानी कि ये क्या है बेटा, ये एक प्रकार की जंग है। जो क्या होता है, जो कि हाइड्रेटेड फेरिक, हमारे पास में फेरस ऑक्साइड होता है। अब बेटा यहाँ पे तुम लोग सभी लोग नोटिस करो, मैं बात कर रही हूं कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाई ओर लिखते हैं। तो ये क्या है, समीकरण के बाई ओर। तो ये जो आप देख रहे हो बेटा, तो यहाँ पे Fe जो लिखा हुआ है यह क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं प्रतीक। ये किसका प्रतीक है बेटा, ये प्रतीक है किसका, लोहे का। तो लोहे को इस प्रकार के प्रतीकों से दर्शाते हैं। यहाँ पर जो O2 H2O देख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है अनुसूत्र। अनुसूत्र मतलब कि जब आप किसी भी पदार्थ को दर्शाते हो, रसायन में प्रदर्शित करते हो बेटा, तो उन्हें कुछ सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है, जो कि आप लोग इन्हें देख पा रहे हो। अब स्पेशली हम लोग देखते हैं अभिकारकों के सूत्रों के बीच में हम लोग धन या ऋण चिन्ह लगाते हैं बेटा। तो बेसिकली धन चिन्ह जो होता है वो क्या करता है, वो शो करता है कि अभिकारक किस किस प्रकार से हो रही है। थर्ड नंबर पे अभिक्रियाओं के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण की दाईं ओर लिखते हैं। यानी कि मान लीजिए ए अभिकारक है, वो किसी बी अभिकारक या सी अभिकारक के साथ में मिल करके बना रहा है AB प्लस सी। तो ये एक प्रकार का क्या होता है बेटा, कहा जाता है कि यह भी हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, अनुसूत्रों के पदों में लिखते हैं। ठीक है, चलो अगला अब देखते हैं क्या हुआ। अगला हमारे पास में है कि प्रतिफलों के सूत्रों के बीच में हम धन चिन्ह देते हैं। ठीक है, देन अभिकारक जो है भाई, वह प्रतिफलों के बीच में तीर का चिन्ह दर्शाया जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हो कि AB प्लस CD रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, C प्लस D। सो बेसिकली यहाँ पर जो आप लोग तीर का चिन्ह देख रहे हो, तीर का चिन्ह बताता है हमारे पास में कि A और B मिल करके C और D बनाते हैं। तो तीर का निशान जो होता है, यह निशान प्रोग्रेस बताता है, अभिक्रिया हो गई है, परिवर्तन हुआ है, यह बताता है। परिवर्तन के बाद बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो कोई भी केमिकल आपस में मिला है या कोई भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि दूध का दही में बदलना, आयरन पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, तो लोहा क्या करता है, ऑक्सीजन और पानी या नमी की उपस्थिति में उनसे अभिक्रिया करके खुद ही जंग बना लेता है। तो ये क्या कहलाती है, इसकी अभिक्रिया कहलाती है। अब भाई हमको रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद में कौन कौन सी सूचनाएं मिलती है। अब हमको ये पता करना है कि जब भी हम लोग कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या क्या पता चलता है। तो आप सभी लोग जैसे एक उदाहरण, बहुत ही प्यारा सा उदाहरण लेते हैं, और वो मान लीजिए कि मेरे पास में कोई अभिक्रिया हो रही है। जैसे हम लोग एक बहुत ही बेसिक अभिक्रिया मान लेते हैं जो आप लोगों को पता होगी, और वो है किसी भी प्रकार का पदार्थ, वो हम लोग जनरली क्या करें बेटा, कोयले को जलाना है ना। तो बेसिकली जब भी कोयले को जलाते हैं तो हमें क्या बनता है बेटा, ये अभिक्रिया से दर्शाते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो यार यहाँ पे हमें अब क्या क्या सूचना मिल रही है, इसको हम लोग गौर से समझते हैं। तो भाई सबसे पहला, अभिकारकों और उत्पादों को के बीच में जो भी संकेत और सूत्र होते हैं उनकी जानकारी मिलती है। यानी कि अगर कोई अभिक्रिया हो रही जैसे कि ये दोनों, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है बेटा, हमें यह पता चल रहा है कि अभिकारक कौन है, अभिकारक कौन है। सबसे पहली चीज हमें क्या पता चल रही, अभिकारक कौन है। तो जैसे अगर मैं मान लीजिए कोई समीकरण लिख देती हूँ, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कि Zn प्लस O2 मिलाकर के बना ZnO।
ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो सभी लोग एक चीज नोटिस करना, जैसे ही मैंने ये अभिक्रिया लिख दी, मेरे को ना कुछ समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ जाओगे कि जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। अगर मैंने कोई अभिक्रिया लिख दी यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस मतलब Mg+O2 और रिएक्शन करके बना रहा है MgO, तो आप लोग यहाँ पे मुझसे पूछोगे नहीं, आप लोग गैस कर लोगे कि अच्छा मैम यहाँ पर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। सेम टू सेम अगर मैंने कोई रिएक्शन करवा दी जिंक की किसके साथ में, किसी अम्ल के साथ में, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे हमारे पास में बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। सो गाइस तुम लोग सभी लोग नोटिस करना, यहाँ पर मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यार, मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया कि अभिकारक कौन कौन है, बस समीकरण देखते से मुझे पता चल जाता है अभिकारक कौन है, और यहाँ पे हमें उनके सूत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर पे आप लोग देख सकते हो कि अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन से पदार्थ जो है हमें मिल रहे हैं। तो भाई कोई भी अभिक्रिया हो, कितने पदार्थ उसमें भाग ले रहे हैं और कितने पदार्थ हमको उत्पाद के रूप में मिल रहे हैं, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है, और तीसरी चीज हमें क्या पता चली, अभिकारक और उत्पाद के समीकरणों सूत्रों के बारे में, अभिकारक और उत्पाद के अणुसूत्र। सो बेसिकली जो भी मेरे पास में अभिकारक है, जो भी उनसे बनने वाले उत्पाद है, तो बेटा उनके अणुसूत्र कैसे है, मतलब जैसे कि C+O2, तो O2 क्या है, ऑक्सीजन का अणुसूत्र है। पानी का अणुसूत्र क्या होता है, H2O, तो हमको उनकी जानकारी मिल गई। थर्ड नंबर पे हमारे पास में ये चीज पता चलती है कि इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं और अणुओं की संख्याओं की जानकारी होती है। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, मेरे पास में ये जो C लिखा है वो बता रहा है कि मेरे पास में एक कार्बन परमाणु है, ठीक है। तो एक कार्बन परमाणु, अब यहाँ पे जो O2 लिखा है, तो O2 का मतलब होता है दो ऑक्सीजन के परमाणु। O2 का मतलब क्या होता है बेटा, O2 का मतलब है दो परमाणु है, किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे दो परमाणु ऑक्सीजन के एक कार्बन के अणु से एक कार्बन के परमाणु से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया मेरे पास में कि ये जो है मेरे पास में 3 परमाणु वाला उत्पाद मिला है, मुझे 3 परमाणु वाला उत्पाद प्राप्त हुआ है। तो यार ये चीज भी क्लियर हो गया हमारे पास में कि मेरे पास में जब भी कोई अभिक्रिया हो रही है तो कौन सा कार्बन का मतलब कौन सा मेरे पास में परमाणु को संख्या कितनी है ना, कितने नंबर ऑफ परमाणु उपयोग में ला रहे हैं। तो इन सब की जानकारी हमको किससे मिल जाती है, अभिक्रियाओं से मिल जाती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पादों के परमाणु और उनकी आपेक्षिक संख्या के बारे में पता चल जाता है। अभिकारकों और उत्पादों के मोलों का अनुपात भी पता चल जाता है, ठीक है, कि कितने मोल अनुपात हमको लगे। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे नोटिस करो, जैसे मतलब मान लो मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया बेटा, C+O2 रिएक्शन करके बना रहा है CO2। अब भाई मोलों का अनुपात क्या हो जाएगा मेरे पास में, तो भाई मोलों का अनुपात बहुत ही सिंपल सा है कि रिएक्शन में मेरे पास में कितने अणु जो है कितनी संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कार्बन का कितना होता है बेटा, कार्बन का 12 द्रव्यमान होता है, और आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का हमारे पास में 16 होता है, 16 होता है ना, ठीक है। कार्बन का 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, 32 और बेटा आपके पास में कार्बन मिलाकर के कितना हो गया टोटल, कार्बन के 12, तो 32 और 12 कितना होता है बेटा 44। तो बेसिकली हमें क्या हो गया, हमें 44 मोल हमारे यहाँ पे यूज हो रहे हैं, हमको पता चल गया। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कितना मोलों का अनुपात है वो हमें पता चल जाता है। देन बेटा हमें द्रव्यमान पता चल जाता है। तो मैं अभी वही बात कर रही थी यार, हमको इसका द्रव्यमान पता चल जाता है कि कितने द्रव्यमान में प्रयोग में लाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास में हम लोगों ने क्या सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कैसे लिखते हैं, इनका इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। आपको पता हो जाता है बेटा कि परमाणु कितने प्रयोग में लाए जा रहे हैं, किस प्रकार से इनके द्रव्यमान है, क्या मूल है, सब कुछ आपको समीकरण से पता चल जाता है। चलिए अब बारी आती है क्विज की। आपके सामने पहला प्रश्न है ये, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक, उत्पाद, दोनों या कोई भी नहीं, बताइए जल्दी से। अगला प्रश्न,
रासायनिक समीकरण में बनने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? अभिकारक, उत्पाद, दोनों या कोई भी नहीं? अगला, हमारे पास में रासायनिक समीकरण में निम्न में से किस चीज की जानकारी प्राप्त नहीं होती? अभिकारकों की, परमाणु का द्रव्यमान, उनकी संख्या, उत्पाद। चलिए, तो भाई हम लोग बात करते बेटा कि रासायनिक समीकरणों में हमें किस किस चीज की जानकारी प्राप्त नहीं होती। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भाई क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं अभिकारक। तो रासायनिक समीकरण में जो भी भाग लेने वाले पदार्थ है वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, रासायनिक समीकरण में बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तीसरा, रासायनिक समीकरण में निम्न में से किस चीज की जानकारी नहीं प्राप्त होती? तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास में जो भी रासायनिक समीकरण होते बेटा, उसके किसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती बेटा? हमें टोटल जो परमाणुओं की संख्या होती, बेसिकली हमें रंग रूप पता नहीं चल पाता। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया था। आप लोग ये बोल सकते हो कि हमें अभिकारकों के परमाणु का द्रव्यमान पता नहीं चल पाता। होता क्या बेसिकली बेटा, किसी भी, यहाँ पे आप इसको टिक मार्क कर सकते हो। बेसिकली क्या होगा कि मैं बोल रही हूँ बेटा, हमें किसके बारे में पता चलता है? अभिकारक के परमाणु के द्रव्यमान के बारे में पता चलता है बेटा। ठीक है। तो अभिकारक की तो बेसिकली हमारे पास बेटा अभिकारक का जो परमाणु की संख्या होती है वो हमें पता नहीं चल पाएगी ना। हमें कैसे पता रहेगा परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो, अगर मैं कोई समीकरण लिख रही हूँ, जैसे मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलाकर के क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। या मान लीजिए मैं लिख रही हूँ जिंक प्लस H2SO4 मिलाकर के बना रहे मेरे पास में ZnSO4। तो क्या आप इससे पता लगा पाओगे कि आप लोगों के पास में परमाणु की संख्या कौन सी है? क्या आप बता पाओगे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? क्या बता पाओगे जिंक का जो परमाणु क्रमांक कितना है? तो नहीं बता सकते। तो बेसिकली हमें परमाणुओं की जो क्रमांक है, परमाणु संख्या मतलब बेटा बेसिकली क्या है? ये परमाणु क्रमांक है। ठीक है। तो ये हमें पता नहीं चल पाएगा। चलो, तो यहाँ पे आज की जो क्लास है उसको हम लोग एंड करते हैं। होमवर्क के रूप में आप सभी को क्या करना है बेटा? समीकरणों के बारे में और डिटेल में जानना है। प्लस आप लोगों को एक और चीज करनी है जो कि बहुत काम आने वाली है, और वो है बेटा रासायनिक अनुसूत्र